हेलो एवरीवन, दिस इज प्रीति। आई होप आप सबकी नीट एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। और क्योंकि एग्जाम पास आ रहा है तो धीरे धीरे प्रेशर भी बढ़ रहा होगा और स्ट्रेस भी। नहीं, सबका बढ़ रहा है तो आपका भी बढ़ रहा होगा। लेकिन जब कोई प्रॉब्लम आती है तो हम बहुत ज्यादा होपलेस हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। बट स्ट्रेस ना लेकर अगर हम पहले माइंड को शांत करें और फिर सॉल्यूशन को ढूंढे तो सॉल्यूशन डेफिनेटली मिल जाता है। तो इस पॉइंट को याद रखना। आते हैं अपने आज के टॉपिक पर। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का चैप्टर नंबर 12, एटम। एटम के बारे में वैसे तो हम पहले से काफी कुछ जानते हैं। जैसे एटम में हमारे पास इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, एक न्यूक्लियस होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, है ना। और जो इलेक्ट्रॉन होगा वो न्यूक्लियस के अराउंड घूमता रहता है। ये बहुत ही बेसिक सी चीज है जो अब तक हम सब कुछ याद कर चुके हैं। लेकिन इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं कि ये सब जो इंफॉर्मेशन है ये हमें मिली कैसे। ओके, हमें कैसे पता चला, किसने बताया, किस तरह से बताया और कौन सी इंफॉर्मेशन है जो हम जान सकते हैं। तो इन सब के बारे में बात करने वाले हैं आज इस चैप्टर में। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करेंगे एटम के फर्स्ट मॉडल से, जो हमें किसने दिया था? जे थॉमसन ने। और इस मॉडल को पल्म पुडिंग या फिर वाटरमेलन मॉडल भी बोला जाता है। जे थॉमसन ने बताया कि जैसे वाटरमेलन होता है, तरबूज, उस तरह का ही होता है हमारे पास एटम। तरबूज में क्या होता है? रेडिश पार्ट होता है। ओके, और उसमें कहीं कहीं पर बीच में सीड्स होते हैं, ब्लैक कलर के बीज होते हैं, है ना, ब्लैक या ब्राउन कलर के। तो जो एटम है हमारे पास वो भी बिल्कुल इसी तरह का है। ओके, उसमें जो रेडिश पार्ट है वो है वहां पर प्रोटॉन, और जो ब्लैक ब्लैक है हमारे पास सीड्स, वो है हमारे पास इलेक्ट्रॉन। तो पूरा एटम प्रोटॉन से मिलके बना हुआ है और उसमें कहीं कहीं पर बीच बीच में हमें क्या मिलते हैं? इलेक्ट्रॉन। अब क्योंकि ये मॉडल बिल्कुल वाटरमेलन जैसा था तो इसलिए इसको किस नाम से भी याद रखा जाता है? वाटरमेलन मॉडल। अब यहाँ पर नेक्स्ट मॉडल आता है न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। ये जो मॉडल जे थॉमसन ने दिया था, यहाँ पर आगे फर्दर इस मॉडल के बेसिस पर जब ऑब्जर्वेशन किए गए तो वो सक्सेसफुल नहीं हुए, तो इस मॉडल को रिजेक्ट कर दिया गया। अब जो नेक्स्ट मॉडल हमें मिला वो दिया था रदरफोर्ड ने। और ये एक एक्सपेरिमेंट था बेसिकली, जो कि गीगर मार्सडन ने किया था। ओके, और इस एक्सपेरिमेंट का नाम है अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग। इस एक्सपेरिमेंट को किसने किया? गीगर मार्सडन ने। और यहां से जो रिजल्ट्स मिले उनको एक्सप्लेन किया था रदरफोर्ड ने, और उन्होंने ही इसको एज अ मॉडल कंक्लूड किया। अब जान लेते हैं कि ये एक्सपेरिमेंट है क्या। इस एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया कि एक थिन गोल्ड फॉइल ली गई। गोल्ड फॉइल मतलब गोल्ड की बनी हुई एक बहुत ही पतली सी लेयर। ओके, कितनी पतली? अराउंड 2.1 इंटू 10 टू द पावर -7 मीटर। काफी ज्यादा थिन है। और गोल्ड ही क्यों? क्योंकि इतनी थिन फॉइल, इतनी थिन लेयर गोल्ड की ही पॉसिबल हो सकती है। ओके, अब इस फॉइल पर क्या किया गया? अल्फा पार्टिकल्स को स्प्रेड किया गया किसके ऊपर? इस थिन गोल्ड फॉइल के ऊपर। ओके, और वहां से जिस तरह से अल्फा पार्टिकल्स ने रिएक्ट किया, उन्होंने कौन सा पाथ लिया, उन सबको ऑब्जर्व किया गया और फिर वहां से कंक्लूजन निकाला गया। ओके, अब आगे जाने से पहले अल्फा पार्टिकल की बात कर लेते हैं। हमारे पास हीलियम एटम होता है। इस हीलियम एटम में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 प्रोटॉन होंगे और 2 न्यूट्रॉन होंगे। ओके, लेकिन अगर हम इसके पास से दोनों इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर दें तो हमारे पास जो बचता है उसको हम बोलते हैं अल्फा पार्टिकल। इसको और कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? हीलियम+2 आयन। अब बात कर लेते हैं ऑब्जर्वेशंस की। और ऑब्जर्वेशन की बात करने से पहले इस फिगर को समझते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक गोल्ड एटम हमने शो किया है, और ये जो आपको ब्लू डॉट्स दिखाई दे रही है ये सब अल्फा पार्टिकल्स है।
कुछ पार्टिकल्स क्या होते हैं, जब वो इसके पास से जाएंगे तो थोड़ा सा डेविएट हो जाएंगे। डेविएट मतलब अपने ओरिजिनल पाथ को छोड़कर किसी दूसरे पाथ को फॉलो करना स्टार्ट कर देंगे। अब देखो, जाना तो उन्हें कैसे था, स्ट्रेट, ये जो डॉटेड लाइन है इसके अलोंग, लेकिन उन्होंने क्या किया, इस पाथ को यूज किया। अब यहाँ पर इन दोनों के बीच में जो एंगल है उसको हम क्या बोल देंगे, डेविएशन, कि पार्टिकल अपने ओरिजिनल पाथ को छोड़कर इतने एंगल पर मोशन कर रहा है, ये उसका डेविएशन है। ओके, डेविएशन बोल सकते हो, डिफ्लेक्शन बोल सकते हो। यहाँ पर हम इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, थीटा से। ओके, अब यहाँ पर कुछ ऐसे पार्टिकल्स भी थे जो सीधा चले गए, ना वापिस आए, ना अपने पाथ से डेविएट हुए, है ना जिनका डिफ्लेक्शन हुआ। और यहाँ पर अगर हम डिफ्लेक्शन निकालना भी चाहे तो कितना आएगा, थीटा इक्वल्स टू 0। तो हमें कुछ इस तरह का बिहेवियर दिखाई दिया, और जब हमने इसको स्टडी किया तो हमें पता चलता है कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू द फॉइल विदाउट डेविएशन। मतलब ये जो थीटा इक्वल्स टू 0 एंगल हमें मिला है, मैक्सिमम पार्टिकल्स यही एंगल रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मैक्सिमम पार्टिकल्स इन्हीं पाथ को फॉलो कर रहे हैं, कोई डेविएशन, कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है। ओके, नेक्स्ट, ओनली अबाउट 0.14% ऑफ पार्टिकल्स आर डिफ्लेक्टेड बिटवीन 0 to 90। 0 to 90 मतलब ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है ना, इसके अलोंग एक्चुअली में मोशन होना चाहिए था, बिकॉज हम इस तरह से अल्फा पार्टिकल्स को यहाँ पर स्प्रेड कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, कुछ पार्टिकल्स इस तरह से जा रहे हैं। 90 कब होगा, थीटा, जब वो इस तरह जाएंगे। तो ये तो हो गया 0 डिग्री, ये हो गया 90 डिग्री। इसके बीच में कितने पार्टिकल्स हमें जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो वो कितने हैं, 0.14%। काफी ज्यादा कम है ना। तो मैक्सिमम पार्टिकल्स कहां से जा रहे हैं फिर, विदाउट डेविएशन। अब नेक्स्ट, only about 1 out of 8,000 particles deflect by theta greater than 90 डिग्री। मतलब या तो वो इस तरह वापस जाएंगे या फिर उसी पाथ से वापस जाएंगे। और इस तरह की जो सिचुएशन है, 8,000 पार्टिकल्स में से सिर्फ एक ही पार्टिकल रिप्रेजेंट करेगा। ओके, तो ये वो ऑब्जर्वेशन थे कि ठीक है, ये पार्टिकल्स जा रहे हैं, लेकिन कौन सा पाथ कितने पार्टिकल्स फॉलो कर रहे हैं, उनको हमने स्टडी किया। अब ये हमने यहाँ पर जो बनाया है ग्राफ, इसमें ये जो पाथ दिखाई दे रहे हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं ट्रेजेक्ट्री। ओके, जब हम ट्रेजेक्ट्री की बात करते हैं, इस डायग्राम की बात करते हैं, तो हमें एक पैरामीटर मिलता है जिसको हम क्या बोलते हैं, इम्पैक्ट पैरामीटर, और इसे रिप्रेजेंट करते हैं बी से। ये क्या होता है, सपोज हमारे पास ये गोल्ड एटम है और इसके सेंटर से पास होने वाली हम एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस को ड्रॉ कर रहे हैं, है ना। ये हो जाएगी वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो इसके सेंटर से पास हो रही होगी, राइट। अब जब हम पार्टिकल्स को स्प्रेड करेंगे, अल्फा पार्टिकल्स को स्प्रेड करेंगे, तो किसी वेलोसिटी के साथ में करेंगे, है ना, और वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है। तो बेसिकली हर पार्टिकल के पास वेलोसिटी वेक्टर होगा। वो वेलोसिटी वेक्टर इस सेंट्रल एक्सिस से कितनी हाइट पर है ना, उस वेलोसिटी वेक्टर और इस सेंट्रल एक्सिस के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, उसको हम बोलते हैं इम्पैक्ट पैरामीटर। तो ये तो फिर हर पार्टिकल के लिए डिफरेंट होगा। हाँ, हर पार्टिकल के लिए डिफरेंट होगा। सपोज आप इसके लिए देखना चाहते हो, ये इसकी ट्रेजेक्ट्री है ना, तो इसको आप मेजर करोगे इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस से, ये कितनी हाइट पर है, जो भी आएगा वो इसका इम्पैक्ट पैरामीटर आ जाएगा। सपोज ये कितना है, b1। नीचे की साइड आप किसी का देखना चाहते हो, सपोज इसी का देखना चाहते हो। ओके, अब यहां से हम एक चीज ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जैसे जैसे इम्पैक्ट पैरामीटर की वैल्यू बढ़ती जा रही है, जो डेविएशन है वो कम होता जा रहा है। देखो, आपने इस पार्टिकल के लिए इम्पैक्ट पैरामीटर देखा। ओके, अब सपोज मैं जानना चाहती हूँ इस पार्टिकल के लिए, तो ये कितनी हाइट पर आएगा, ये आ जाएगा इसके लिए, है ना। सपोज ये b3 है। अब इसके लिए अगर मैं देखना चाहती हूँ तो ये
यहां से यहां तक आ जाएगा। सपोज ये B4 है, तो यहाँ पर जैसे जैसे हम इससे दूर जा रहे हैं, सेंट्रल एक्सिस से दूर जा रहे हैं, इम्पैक्ट पैरामीटर बढ़ता जा रहा है। हाइट है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो ये बढ़ती जा रही है। और जैसे जैसे ये बढ़ रही है, हम देख रहे हैं डेविएशन कम होता जा रहा है। ये सपोज कितना था, 60। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे इस वाले पाथ को, क्या ये भी इतना ही एंगल है जितना ये है? नहीं, ये थोड़ा कम हो गया। इसका देखो, ये थोड़ा और कम हो गया, और ये एग्जैक्टली 0 हो चुके हैं। अब आ जाते हैं कंक्लूजन पर। कंक्लूड किसने किया था? रदरफोर्ड ने। क्या बोला उन्होंने? उन्होंने बोला जो हमारे एटम्स हैं वो किससे मिलकर बने हुए हैं? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से। ठीक है। एंड ऑल द प्रोटॉन्स आर एट द सेंटर ऑफ द एटम एंड कॉल्ड न्यूक्लियस ऑफ एटम। देखो यहां तक ना हम सिर्फ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की बात कर रहे हैं, बिकॉज ये वो टाइम था जब हमें नहीं पता था कि अच्छा न्यूट्रॉन भी होते हैं। अभी हमने जब हीलियम की बात की तो हमने यहाँ पर न्यूट्रॉन को मेंशन किया, बट जब ये मॉडल्स दिए जा रहे थे तब तक हमें नहीं पता था कि यहाँ पर न्यूट्रॉन भी एग्जिस्ट करता है। इसीलिए आप इस चैप्टर की जब बात करोगे, इसमें जब पढ़ोगे, तो न्यूक्लियस की जब बात होगी हम सिर्फ किसकी बात कर रहे होंगे? प्रोटॉन की। हालांकि उसमें न्यूट्रॉन्स भी हैं, बट अभी हमें उनकी जानकारी नहीं है। हमारे लिए सिर्फ वहां पर क्या है? प्रोटॉन्स है। तो इन्होंने बोला कि जो एटम है उसके सेंटर में एक पार्ट होगा जिसमें जितने भी प्रोटॉन्स है वो सब वहां पर हमें मिलेंगे, और इसको हम बोलेंगे न्यूक्लियस ऑफ द एटम। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएंगे? जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इस न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहे होंगे। ओके। और क्योंकि जो मास होता है प्रोटॉन का वो इलेक्ट्रॉन्स के मास से बहुत ज्यादा होता है, और सारे प्रोटॉन्स कहाँ पर हैं? सेंटर में। तो इसलिए ये भी बोला जाता है कि जो एटम है उसका जो मोस्ट ऑफ द मास है, मैक्सिमम मास है, जो क्वांटिटी है मैक्सिमम, वो सेंटर पर होती है। ठीक है। तो ये किस पॉइंट ऑफ व्यू से बोला जाता है? बिकॉज प्रोटॉन का जो मास है वो इलेक्ट्रॉन के मास से ज्यादा होता है। ओके। नेक्स्ट है हमारे पास साइज ऑफ एटम। ये अराउंड कितना होता है? 10⁻⁻14 टू 10⁻−15 मीटर। काफी कम है। साइज मतलब यहाँ पर देखो मीटर है, तो एक लेंथ हमें दी हुई है, तो हम कौन से साइज की बात कर रहे हैं? ये रेडियस है। ओके, नोट कर लीजिए। ओके। अब इस मॉडल की हेल्प से हम और क्या क्या जान सकते हैं? फर्स्ट थिंग है हमारे पास, सपोज हम हाइड्रोजन एटम की यहाँ पर बात कर रहे हैं। ओके। तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है। ओके। और कितने प्रोटॉन होते हैं? एक ही प्रोटॉन होता है। और अगर हम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं? न्यूक्लियस की, न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो उसमें फिर हमारे पास क्या रहेगा? सिर्फ एक प्रोटॉन। ओके। तो इस इंफॉर्मेशन को यहाँ पर हम यूज करने वाले हैं। कैसे? देखो, जब हमारे पास हाइड्रोजन एटम है उसमें एक इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा होगा? न्यूक्लियस के अराउंड घूम रहा होगा। ओके। लेकिन घूमने के लिए उसे वहां पर एक फोर्स चाहिए होता है, क्योंकि सर्कुलर पाथ में वो वहां पर घूम रहा है, और उसके लिए जो फोर्स चाहिए उसे हम क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। ये कहाँ से मिलेगा? अब हाइड्रोजन एटम में जो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वर्क कर रहा है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के पास जो चार्ज है उनके कारण वहां पर जो फोर्स वर्क कर रहा है, वो फोर्स उसे क्या प्रोवाइड करा देगा? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो देखो अभी हम यहाँ पर जो भी निकालने वाले हैं ना एक्सप्रेशन, ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। ओके। इसकी हेल्प से आप ये सब निकाल सकते हो। ओके, कैसे? हमने बोला जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, किसके लिए? इलेक्ट्रॉन के लिए। किसके इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं? हाइड्रोजन एटम के इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। ये सेंट्रीपिटल फोर्स किसके इक्वल आएगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के। अब यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? mv²/r। एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किस किस के बीच में वर्क कर रहा है? इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या है? सिर्फ एक प्रोटॉन है। तो इसका एक्सप्रेशन हम क्या यूज करेंगे? Q1 Q2 डिवाइडेड बाय 4πε0 r²।
ओके, Q1 Q2 क्या है यहाँ पर? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? -e, और E की वैल्यू E इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। Q2 चार्ज ऑफ न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में हमारे पास कौन से पार्टिकल है? प्रोटॉन, और प्रोटॉन के पास कितना चार्ज होता है? +e। ओके, और क्योंकि एक ही प्रोटॉन है तो वहां पर हमारे पास चार्ज भी कितना आएगा? सिर्फ एक ही आएगा। अब इसको एक और तरह से हम निकाल सकते हैं। जब न्यूक्लियस के चार्ज की आप बात करोगे तो उसको आप लिख सकते हो +Ze। तो यहाँ पर हम हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं, इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, दैट्स मीन इसके न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन होंगे? सिर्फ एक होगा। ओके, यहाँ पर जो हम R की बात कर रहे हैं ये क्या है? ये रेडियस है। ओके, और कहां से मेजर करेंगे? सपोज ये मेरे पास एटम है, ओके, ये, और इसमें मेरे पास ये एक ऑर्बिट है जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, ये इसका न्यूक्लियस या सेंटर, तो यहाँ से हम इसको मेजर करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन है, ये यहाँ पर रेडियस आ जाएगी। ओके, अब इस साइड आ जाते हैं, यहाँ पर हम मास ले रहे हैं, वेलोसिटी ले रहे हैं, रेडियस ले रहे हैं, ये कौन सी है? देखो रेडियस तो ये भी किसकी है? उस ऑर्बिट की जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। मास, मास और v स्पीड, ये दोनों हम किसके लेंगे? इलेक्ट्रॉन के, प्रोटॉन की नहीं लेंगे, बिकॉज प्रोटॉन तो रेस्ट में है। न्यूक्लियस में जितने भी चार्जेस है वो सब रेस्ट में है, तो उनका हम यहाँ पर कोई मास नहीं लेंगे, कोई स्पीड की बात नहीं करेंगे। ओके, किसकी बात करेंगे? सिर्फ इलेक्ट्रॉन की। अब यहाँ पर जब इसको सोल्व करोगे तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा? फाइनल एक्सप्रेशन फॉर स्पीड एंड रेडियस। अगर आपको स्पीड चाहिए तो उसको आप आर की टर्म्स में निकाल लो, और अगर आपको रेडियस चाहिए तो उसको आप v की टर्म्स में निकाल लो। Q1 Q2 की वैल्यूज हम निकाल चुके हैं, उनको यहाँ पर प्लेस करेंगे तो क्या आ जाएगा? E²/4πε0 mr, और पूरे का स्क्वायर रूट। सिमिलरली किसको निकाल सकते हैं? रेडियस को। ओके, अब हम यहाँ पर सिर्फ हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं, अगर आपको कोई दूसरा एटम दे दिया जाए तो आप उसके लिए Q1 और Q2 निकाल लीजिए, और उसका रेडियस का एक्सप्रेशन आपको मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमें टोटल एनर्जी चाहिए, किसकी? इलेक्ट्रॉन की। एटम की बात नहीं कर रहे हैं, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। ओके, कैसे आएगी? देखो एनर्जी किसी की भी निकालो, टोटल एनर्जी चाहिए तो क्या करोगे? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ओके, काइनेटिक एनर्जी ½ mv²। इलेक्ट्रॉन की निकाल रहे हो तो इलेक्ट्रॉन का मास आएगा, इलेक्ट्रॉन की स्पीड आएगी। ओके, नेक्स्ट पोटेंशियल एनर्जी। अब देखो बात किसकी कर रहे हैं यहाँ पर? इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी की। ओके, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी किसी एक चार्ज की नहीं हो सकती, यहां पर इंटरेक्शन होता है। इलेक्ट्रॉन यहाँ पर किससे इंटरेक्ट कर रहा है? न्यूक्लियस में जो पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का चार्ज और जो पॉजिटिव चार्ज है उसके बीच में जो इंटरेक्शन हो रहा है, वहां से पोटेंशियल एनर्जी आ रही है, इसलिए हम यहाँ पर क्या मेंशन करते हैं? दोनों चार्जेस को मेंशन करते हैं। इसलिए आप अगर इसको बोलना चाहो तो बोल सकते हो कि ये किसकी पोटेंशियल एनर्जी है? इलेक्ट्रॉन की। लेकिन एट द सेम टाइम हम इसको किसकी एनर्जी भी बोल सकते हैं? न्यूक्लियस की। और क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक ही प्रोटॉन है न्यूक्लियस में, तो हम इसे किसके पोटेंशियल एनर्जी भी बोल सकते हैं? प्रोटॉन की पोटेंशियल एनर्जी। कौन सा करेक्ट है? सब करेक्ट है। कौन सा यूज करें? जिस पर आप फोकस करना चाहते हो। जैसे हम यहाँ पर अभी किस पर फोकस कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन पर। हमें इलेक्ट्रॉन की एनर्जी चाहिए तो हम यहाँ पर क्या बोल देंगे कि किसकी पोटेंशियल एनर्जी है? इलेक्ट्रॉन की। बट याद रखना ये इक्वली किसकी पोटेंशियल एनर्जी भी है? प्रोटॉन की या फिर न्यूक्लियस की। ओके, क्या होती है एक्सप्रेशन? क्या होगा? Q1 Q2 डिवाइडेड बाय 4πε0r। अब Q1 Q2 की वैल्यू आपको पता है, तो यहाँ पर क्या रखेंगे फिर? E² डिवाइडेड बाय 4πε0r। r क्या होगा? जिस इलेक्ट्रॉन की आप बात कर रहे हो वो जिस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है उसकी रेडियस। नेक्स्ट यहाँ पर कुछ डायरेक्ट रिलेशंस है। सपोज आपको एनर्जी पता है, टोटल एनर्जी, और आपसे क्या पूछ ले जाए? काइनेटिक एनर्जी। ये इलेक्ट्रॉन की ही बात हो रही है। ओके, तो आपको यहाँ पर ये एक्सप्रेशन अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट रिलेशन होती है। जो टोटल एनर्जी है उसका मॉडुलस लो, मतलब मेक श्योर करो कि एनर्जी पॉजिटिव हो, वही क्या हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी।
अब यहाँ पर अगर आप काइनेटिक एनर्जी किसकी हेल्प से निकालना चाहते हो, पोटेंशियल एनर्जी की हेल्प से, तो उसके लिए भी हमारे पास रिलेशन है। पोटेंशियल एनर्जी भी नेगेटिव हो सकती है, टोटल एनर्जी भी नेगेटिव हो सकती है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी हमेशा पॉजिटिव ही होती है। तो जब भी आप काइनेटिक एनर्जी निकाल रहे हो, टोटल एनर्जी या फिर पोटेंशियल एनर्जी की हेल्प से, आप क्या लेकर चलोगे वहां पर, मोडलेस। ओके, साथ में पोटेंशियल एनर्जी के केस में आपको क्या करना पड़ेगा, 2 से भी डिवाइड करना पड़ेगा। जो टोटल एनर्जी है उसका 2 टाइम्स करोगे तो आपको क्या मिल जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी। और ये जब हम हाइड्रोजन की बात कर रहे होते हैं, जब हम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे होते हैं, ये हमेशा वैलिड रहते हैं। ओके, तो आप इनको कभी भी यूज कर सकते हो। ओके, अब यहाँ पर एक और पॉइंट, हम जब यहाँ पर फोर्स की बात कर रहे हैं तो फोर्स हमने 2 तरह के पढ़े हैं। एक ग्रेविटेशनल फोर्स जो हमने 11th में पढ़ा, और एक यहाँ पर जो 12th में पढ़ा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की हमने बात की, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की भी बात की जो चार्जेस पर डिपेंड करती है, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इनकी बात नहीं की। क्यों? क्योंकि जब हम इनको कैलकुलेट करते हैं और कंपेयर करते हैं एफ के साथ में, यूई के साथ में, तो वो नेग्लिजिबल होती है। बिकॉज अगर आप टोटल फोर्स निकालोगे तो क्या करोगे, जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं उनको ऐड करोगे, और जब ये बहुत ज्यादा छोटा है तो इसको आप इसमें ऐड करो या ना करो, कोई इफेक्ट नहीं होगा। और जब ऐड करने से कोई इफेक्ट हो ही नहीं रहा है तो कैलकुलेट ही क्यों करें, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू के साथ में हम यहाँ पर इनको नेग्लेक्ट कर देते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर वर्क नहीं कर रहे, वर्क कर रहे हैं, लेकिन जो क्वांटिटीज आ रही है, जो वैल्यूज आ रही है, जो इफेक्ट है, वो नेग्लिजिबल है। ओके, तो यहां से इसको नोट कर लीजिए। अब यहाँ पर नेक्स्ट बात कर लेते हैं ऑफ द क्लोजेस्ट अप्रोच टू अ हैवी न्यूक्लियस। हैवी न्यूक्लियस मतलब हम यहाँ पर 2 पार्टिकल्स की बात कर रहे होंगे या 2 एटम्स की बात कर रहे होंगे, और उनमें से अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो एक का न्यूक्लियस काफी ज्यादा हैवी है, मतलब एक के पास प्रोटॉन काफी ज्यादा है दूसरे के कंपैरिजन में। ऐसे में जिसके पास ज्यादा है उसको हम क्या बोल देते हैं, हैवी न्यूक्लियस। ओके, अब यहाँ पर हम एक सिचुएशन लेके चल रहे हैं जो कि हमने अभी रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में देखी है, कि हमने यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट किया है जिसमें अल्फा पार्टिकल्स को स्प्रेड किया गया गोल्ड फॉइल के ऊपर। अब अगर हम यहाँ पर बात करें कि यहाँ पर इंटरेक्शन किस किस के बीच में हो रहा है, अल्फा पार्टिकल और गोल्ड एटम्स के बीच में। ओके, तो हम यही कंडीशन लेके चल रहे हैं कि अल्फा पार्टिकल गोल्ड एटम की साइड आ रहा है। अब याद ये रखना है कि जो गोल्ड एटम है वो रेस्ट में है, वेलोसिटी किसके पास है, अल्फा पार्टिकल के पास में। प्लस में अल्फा पार्टिकल्स के पास कितने प्रोटॉन होते हैं, सिर्फ 2 प्रोटॉन। और अगर हम गोल्ड की बात करें तो उसके पास कितने प्रोटॉन होते हैं, 79 प्रोटॉन। ओके, और साथ में न्यूट्रॉन भी होते हैं जिसकी हम बात अभी नहीं कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर हैवी न्यूक्लियस कौन हुआ, गोल्ड एटम। तो यहाँ पर हम किस किस की बात कर रहे हैं, अल्फा पार्टिकल की और हैवी गोल्ड एटम की। ओके, अब जब ये अल्फा पार्टिकल गोल्ड की साइड आएगा, गोल्ड रेस्ट में है, तो हम क्या देखना चाहते हैं, क्लोजेस्ट अप्रोच, ये कितना क्लोज जा सकता है गोल्ड के। अब देखो ऐसा तो है नहीं कि अल्फा पार्टिकल गोल्ड के अंदर से पास हो जाएगा। क्लोजेस्ट अप्रोच मतलब जहां पर ये एक दूसरे को मिल जाएंगे, एक दूसरे के साथ में कनेक्ट कर जाएंगे, इस तरह की कोई सिचुएशन होगी। और इस सिचुएशन में इन दोनों के सेंटर्स के बीच में जो डिस्टेंस होगी, हम उसको क्या ले रहे हैं, आर। इतना क्लियर है। अब इस सिचुएशन में यहाँ पर हमारे पास एक कंडीशन आती है। क्या कंडीशन है, कि जो पार्टिकल यहाँ पर मूव कर रहा है या जो एटम यहाँ पर मूव कर रहा है, जब वो क्लोजेस्ट अप्रोच की सिचुएशन में आएगा या जब वो कोलाइड करेगा हैवी न्यूक्लियस के साथ में, तो उसकी जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी में। तो यहाँ पर ये कंडीशन जो है यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी पर बेस्ड यहाँ पर क्वेश्चन आएंगे। ओके, अब अगर हम बात करें पोटेंशियल एनर्जी, ये कहाँ से आ रही है, देखो इससे पहले हमने बात की हाइड्रोजन एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी की। यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, हम एटम के अंदर नहीं जा रहे हैं, हम पूरे एटम की बात कर रहे हैं।
हम अगर पोटेंशियल एनर्जी जानना चाहते हैं तो वो या तो अल्फा पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी होगी और या फिर गोल्ड एटम की पोटेंशियल एनर्जी होगी। ओके, अब इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि आप चाहे गोल्ड एटम की पोटेंशियल एनर्जी निकालो या फिर अल्फा पार्टिकल की, क्योंकि एक दूसरे के साथ ये इंटरेक्ट कर रहे हैं और इस इंटरेक्शन के कारण ही हमें क्या मिली है, पोटेंशियल एनर्जी। तो ये पोटेंशियल एनर्जी अगेन आप अल्फा पार्टिकल की भी बोल सकते हो और गोल्ड एटम की भी। ओके, निकालेंगे कैसे? क्या फॉर्मूला होता है, Q1 Q2 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। Q1 क्या हो जाएगा यहाँ पर, अल्फा पार्टिकल का चार्ज। Q2 क्या हो जाएगा, दूसरा यहाँ पर क्या है, गोल्ड, तो गोल्ड एटम का चार्ज। ओके, अब यहाँ पर अगर हम इसको रीअरेंज करें तो R निकाल सकते हैं, और यही मोस्ट ऑफ द सिचुएशन में आपसे पूछा जाएगा कि क्लोजेस्ट अप्रोच में डिस्टेंस R हमें बता दीजिए। या फिर और क्या पूछ सकते हैं, आपसे सीधा सीधा काइनेटिक एनर्जी पूछ ले। ओके, अब काइनेटिक एनर्जी का एक एक्सप्रेशन भी होता है हमारे पास, हाफ mv²। अब यहाँ पर बता सकते हो ये मास और स्पीड किसकी होगी, जो मूव कर रहा है। मूव कौन कर रहा है, अल्फा पार्टिकल, तो ये दोनों अल्फा पार्टिकल के लिए आएंगे। तो ये वैल्यूज भी आप यहाँ पर प्लेस कर सकते हो। तो अगर सिचुएशन कुछ ऐसी है कि सीधा सीधा ये दे दिया तो अच्छा है, आप इसको यूज करोगे, और अगर मास और स्पीड दी हुई है तो इसको यूज करोगे। ओके, अब यहाँ पर जैसा कि हमने बोला कि पोटेंशियल एनर्जी इंटरेक्शन से आएगी। इंटरेक्शन किस किस के बीच में हो रहा है, अल्फा पार्टिकल और गोल्ड एटम के बीच में। लेकिन थोड़ा सा और डेप्थ में चलते हैं। हमने जब अभी एक्सपेरिमेंट के बारे में बात की थी तो हमने देखा था कि जो अल्फा पार्टिकल्स है, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स या तो डेविएट हो रहे हैं या फिर डेविएशन नहीं हो रहा है। क्या कोई अट्रैक्ट हो रहा था क्या? क्योंकि देखो इतना तो क्लियर है, अल्फा पार्टिकल के पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, सिर्फ प्रोटॉन है, सिर्फ पॉजिटिव चार्ज है। तो अल्फा पार्टिकल कैसा है, कंप्लीटली पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रॉन्स उसको अट्रैक्ट कर सकते हैं या नहीं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। तो किया क्यों नहीं? एक भी ऐसी सिचुएशन हमें नहीं देखने को मिली हमारे एक्सपेरिमेंट में कि कोई अल्फा पार्टिकल गोल्ड एटम की साइड आया और वहीं पर रह गया, या डेविएट हुआ लेकिन गोल्ड एटम की साइड। डेविएशन हुआ लेकिन वो दूर जा रहा था किससे, गोल्ड एटम से। तो यहाँ से कंक्लूजन आता है कि जो अल्फा पार्टिकल्स है उन पर जो गोल्ड एटम के इलेक्ट्रॉन्स है उनका कोई इंपैक्ट नहीं हो पा रहा है। और बात भी सही है, बिकॉज जो प्रोटॉन है वो सब तो साथ में है, साथ में मिलकर इंपैक्ट डाल रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स क्या है, एक ऑर्बिट में ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, है ना, अगर हम फर्स्ट ऑर्बिट की बात करें। और वो दोनों इलेक्ट्रॉन भी साथ में नहीं है, सेम ऑर्बिट में लेकिन अलग अलग पोजीशन में। इसी तरह से बाकी के सब इलेक्ट्रॉन्स, तो इसलिए वो एक दूसरे को ही अपोज करते रहते हैं और एक दूसरे से काफी ज्यादा डिस्टेंस पर रहते हैं। तो वहां पर उनका इम्पैक्ट अल्फा पार्टिकल पर नहीं हो पाता। इसलिए इसलिए जब हम पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे होंगे तो अल्फा पार्टिकल में तो सिर्फ क्या है, प्रोटॉन्स हैं, तो उसकी तो कोई बात ही नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब गोल्ड एटम की बात करेंगे तो वहां पर हम सिर्फ किसका चार्ज कंसीडर करेंगे, न्यूक्लियस का। ओके, और न्यूक्लियस में किसके पास चार्ज होता है, प्रोटॉन्स के पास। तो यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं Q1 की, सपोज ये किसका चार्ज है, अल्फा पार्टिकल का, और Q2 गोल्ड एटम का। गोल्ड एटम में भी हम सिर्फ किसकी बात करेंगे, पॉजिटिव चार्ज की, मतलब चार्ज ऑफ गोल्ड न्यूक्लियस की। इलेक्ट्रॉन के चार्ज की क्यों नहीं, क्योंकि उसका कोई इंपैक्ट नहीं हो रहा है, तो उसको हम अगेन नेग्लेक्ट कर देंगे। ओके ओके, यहाँ पर ये कैसे निकाले, क्या यूज करोगे, Ze। अल्फा के केस में किसका एटॉमिक नंबर लोगे, अल्फा का। अल्फा का एटॉमिक नंबर क्या होता है, अल्फा मतलब हीलियम एटम। ओके, तो जो हीलियम का होगा वही अल्फा का हो जाएगा, मतलब 2। तो ये कितना आ जाएगा, +2 ही। माइनस क्यों नहीं आया, बिकॉज से प्रोटॉन है। अब गोल्ड की बात करेंगे तो यहाँ पर किसका एटॉमिक नंबर आएगा, गोल्ड का। कितना होता है, 79, और साथ में प्लस ही। इसको आप और क्या बोल सकते हो, चार्ज ऑफ गोल्ड न्यूक्लियस। इसीलिए इस केस में या इस सिचुएशन पर बेस्ड जो आपको क्वेश्चंस मिलेंगे ना, वहां पर भी आप गोल्ड एटम
नहीं पढ़ोगे, मोस्ट ऑफ द टाइम आपको गोल्ड न्यूक्लियस लिखा हुआ मिलेगा। ओके, नोट कर लीजिए इसको। अब आ जाते हैं ड्रॉबैक ऑफ दी रदरफोर्ड पर। इन्होंने जो ये मॉडल दिया था इस पे कुछ ड्रॉबैक सामने आई। क्या ड्रॉबैक थी? इन्होंने बोला रदरफोर्ड मॉडल के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं ऑर्बिट में। और इन्होंने एक एग्जांपल भी दिया था कि ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे प्लेनेटरी मोशन होता है, सन के अराउंड अर्थ रिवॉल्व करती है। दैट्स मीन इन्होंने जो शेप होती है ऑर्बिट की उसको भी डिफाइन कर दिया कि वो कैसी है, सर्कुलर। अब यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन एक सर्कुलर ऑर्बिट में मोशन करता है तो उसका जो एक्सीलरेशन है वो चेंज होता रहता है। हो सकता है मैग्नीट्यूड सेम रहे लेकिन डायरेक्शन चेंज होगी। ठीक है, अगर पार्टिकल यहां है तो इसके सेंटर की साइड, इस साइड यहाँ पर एक्सीलरेशन आएगा। पार्टिकल यहाँ है तो ये डायरेक्शन होगी, यहाँ है तो ये डायरेक्शन होगी। ये हम पढ़ भी चुके हैं सर्कुलर मोशन में क्लास 11th में। तो जब एक्सीलरेशन चेंज हो रहा है इलेक्ट्रॉन का हर पोजीशन पर, तो हम उसको क्या बोल सकते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये एक्सीलरेटिंग इलेक्ट्रॉन है जिसका एक्सीलरेशन चेंज हो रहा है। और कोई भी एक्सीलरेटेड जो पार्टिकल होगा जो एक्सीलरेटेड पार्टिकल होगा वो हमेशा एनर्जी को इमिट करेगा। मतलब जैसे वो पाथ में है, वो रिवॉल्व कर रहा है, रिवॉल्व करते करते वो कुछ एनर्जी को भी इमिट करता जाएगा। और ये जो इमिशन होगा, बिकॉज ये यूजफुल नहीं है तो इसको कैसे कंसिडर करेंगे, एनर्जी लॉस की तरह। अब क्योंकि ये जो एनर्जी है इलेक्ट्रॉन ने इमिट की है तो उसकी अपनी एनर्जी तो कम हो गई। तो फिर क्या पॉसिबिलिटी है कि ये इलेक्ट्रॉन सेम ऑर्बिट में मोशन करता रहेगा, या फिर जैसे जैसे एनर्जी कम होती जाती है इसकी ऑर्बिट भी कम होती जाएगी। तो अगर हम इन सिचुएशंस को कंसीडर करें तो फिर कुछ इस तरह की ऑर्बिट होनी चाहिए। और अगर इस तरह की ऑर्बिट हुई इलेक्ट्रॉन की, ओके, तो एक ऐसा टाइम आ जाएगा जहां पर इलेक्ट्रॉन कहां पर चला जाएगा, इन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम। तो हम उसे बोलते हैं कि जो एटम है वो अनस्टेबल है। लेकिन अगर हम एक्चुअली में जो हमारे अराउंड चीजें हैं उनको ऑब्जर्व करें तो हमें पता चलता है कि जो एटम है वो स्टेबल है, अनस्टेबल नहीं होता है। लेकिन रदरफोर्ड ने जो मॉडल दिया उससे तो लग रहा है कि वो अनस्टेबल है। तो ये जो चीजें हैं वो मिसमैच हो रही थी। ओके, और क्योंकि रदरफोर्ड इन सब चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर पाए, उनका मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया, दैट्स व्हाई ये मॉडल भी फेल हो गया। ओके, और इसके बाद हमें मिलता है बोहर्स मॉडल। ओके, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हमें मिलता है बोहर मॉडल। और बोहर मॉडल को बोहर ने एक्सप्लेन किया था इन टर्म्स ऑफ 3 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, और आप बोल सकते हो एजम्पशंस। 3 एजम्पशंस उन्होंने लिए थे जिस पर बेस्ड उन्होंने अपनी एक्सप्लेनेशन दी थी कि कुछ इस तरह का एटम होता है और यहाँ पर इस तरह से आप इसको समझ सकते हो। ओके, इन्हीं 3 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को पोस्टुलेट्स भी बोला जाता है। ओके, नंबर 1 है इलेक्ट्रॉन्स कैन रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस विदाउट लूजिंग एनर्जी एंड ईच एटम हैज सर्टेन स्टेबल और स्टेशनरी स्टेट्स वेयर दीज इलेक्ट्रॉन्स कैन एग्जिस्ट। अब देखो, इससे पहले हम आगे बढ़े, यहाँ पर आप कुछ टर्म्स पढ़ोगे, लेवल, ऑर्बिट, स्टेट। 12th में हम जितना पढ़ते हैं उस इंफॉर्मेशन से इन तीनों में डिफरेंस नहीं बताया जा सकता है। तो ये तीनों डिफरेंट होते हैं, लेकिन जब आप हायर स्टडीज करेंगे आफ्टर 12th, देन आप पढ़ेंगे कि कैसे डिफरेंशिएट करें, कैसे इनमें क्या कुछ डिफरेंस होता है। तब तक स्पेशली इन फिजिक्स ये तीनों सेम चीज है। आपको लेवल लिखा हुआ मिले, ऑर्बिट लिखी हुई मिले या फिर स्टेट, तीनों का मतलब एक ही है। ओके, तो ये पॉइंट नोट कर सकते हो, याद रख सकते हो। अब आते हैं अपने फर्स्ट पोस्टुलेट पर
जो इलेक्ट्रॉन है, जहां पर हमने रदरफोर्ड का मॉडल एंड किया कि ये इसमें कमी है जिसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, बोहर ने उसी से अपना स्टार्ट किया कि देखो जो इन्होंने एक्सप्लेन किया है, एटॉमिक मॉडल दिया है, वो एकदम करेक्ट है। हाँ, उसमें कुछ करेक्शंस करने हैं। क्या करेक्शंस करने हैं? फर्स्ट थिंग, इलेक्ट्रॉन बिना एनर्जी लूज किए, बिना एनर्जी लॉस के रिवॉल्व कर सकता है, इन्होंने ऐसा बोला। ओके, लेकिन एटम के अंदर कुछ स्टेबल और स्टेशनरी स्टेट्स होती है, कुछ ऐसी ऑर्बिट्स होती है जो स्टेबल होती है, और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो सिर्फ इन्हीं में मिलेंगे। फर्स्ट थिंग, जो इलेक्ट्रॉन है वो बिना एनर्जी लॉस के भी रिवॉल्व कर सकते हैं, लेकिन कौन सी ऑर्बिट में रिवॉल्व करेंगे? सिर्फ स्टेबल या स्टेशनरी ऑर्बिट्स में या स्टेट्स में। और पता कैसे चलेगा कि कौन से स्टेट स्टेबल है? तो उसके लिए इन्होंने बताया कि सिर्फ वही स्टेट या वही ऑर्बिट स्टेबल होगी जिसके लिए हमें एंगुलर मोमेंटम कितना मिलेगा? NH/2 पाई। ओके, अब यहाँ पर H क्या है? H होता है प्लांक कांस्टेंट, 2 पाई एक नंबर आ जाएगा, और N होता है इंटीजर नंबर। इसकी कोई यूनिट नहीं होगी, लेकिन इंटीजर नंबर होना चाहिए। कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 कुछ भी। और यही वो नंबर है जो हमें ऑर्बिट नंबर बताएगा। तो आप इसी को क्या बोल सकते हो? ऑर्बिट या फिर स्टेट नंबर या फिर लेवल नंबर। अगर n इक्वल्स टू 1 है, दैट्स मीन हम फर्स्ट ऑर्बिट की बात कर रहे हैं। n इक्वल्स टू 5 है तो हम फिफ्थ ऑर्बिट की बात कर रहे हैं। ओके, अब यहाँ पर ये जो सिचुएशन हमें मिलती है ये कुछ वैसी है जैसे हमें चार्ज क्वांटाइजेशन की मिलती है फर्स्ट चैप्टर में। ओके, वहां पर भी हम एक इंटीजर नंबर को इंट्रोड्यूस करते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पर हम इसको क्या बोल सकते हैं? मोमेंटम क्वांटाइजेशन। ओके, अब साथ में उन्होंने बताया कि ये जितने भी ऑर्बिट्स हैं, जितनी भी स्टेट्स हैं, इन सबकी अपनी कुछ फिक्स एनर्जी है। तो आप इलेक्ट्रॉन की तो एनर्जी निकालते ही हो, साथ में ऑर्बिट की भी एनर्जी है। उसका मतलब क्या है कि अगर किसी इलेक्ट्रॉन को एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में जाना है, वहां पर रहना है, रिवॉल्व करना है, तो उसके पास उतनी एनर्जी होनी चाहिए। ओके, कि वो वहां पर रह पाए, रिवॉल्व कर पाए। सपोज हम बोल रहे हैं फिफ्थ ऑर्बिट की एनर्जी है हमारे पास 5 जूल। तो फिफ्थ ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करना चाहता है उसकी एनर्जी भी कितनी आनी चाहिए? 5 जूल, तभी वो वहां पर रह पाएगा। ओके, तो ये बोहर ने बताया कि देखो ऑर्बिट्स हैं, फिक्स हैं, स्टेबल हैं, और हर किसी के पास अपनी खुद की एनर्जी है। अब ये एनर्जी हम कैसे जानेंगे? अभी आगे उसकी बात करेंगे। ओके, नेक्स्ट इन्होंने बोला कि सपोज हमारे पास ये कुछ ऑर्बिट्स हैं, ये यहाँ पर सेंटर में न्यूक्लियस, उसके बाद एक ऑर्बिट ये है, एक ऑर्बिट ये है। जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाएंगे, जैसे जैसे ऑर्बिट नंबर बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे एनर्जी भी बढ़ती जाएगी। मतलब जो सबसे बाहर वाली ऑर्बिट होगी, जो सबसे बाहर वाली स्टेट होगी, उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। कैसे बताया, ये किस बेसिस पर बोला? अभी हम आगे एक्सप्रेशंस देखेंगे, वहां से हमें ये चीजें पता चलती है, वहां से कंक्लूजन आते हैं। ओके, सपोज यहां पर इलेक्ट्रॉन है, तो बोहर ने बोला कि ऐसा हो सकता है ये इलेक्ट्रॉन यहां से इस ऑर्बिट में चला जाए। अब क्या हो रहा है, इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो किसकी एनर्जी ज्यादा होगी? इसकी, और इसकी एनर्जी कम होगी। तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये है हमारे पास हायर ऑर्बिट, और जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ जा रहा है? लोअर ऑर्बिट में। और जब इस तरह का ट्रांजिशन देखने को मिलेगा तो सीधी सी बात है, इलेक्ट्रॉन के पास ज्यादा एनर्जी है, उसे अपनी एनर्जी को कम करना पड़ेगा, और उसके लिए वो क्या करता है? कुछ एनर्जी को इमिट कर देता है और लोअर ऑर्बिट में चला जाता है। अब ये जो एनर्जी इमिट हुई, इसको हम यहाँ पर बोलते हैं फोटोन। तो यहाँ पर अब यहाँ पर फोटोन क्या है? फोटोन हमारे पास होता है लाइट पार्टिकल। जो लाइट है वो पार्टिकल से मिलकर बनी है, लेकिन ये कुछ डिफरेंट टाइप के पार्टिकल्स होते हैं जिनको हम फोटोन बोलते हैं। तो यहाँ पर जो एनर्जी इमिट होगी उसको हम क्या बोल रहे हैं कि ये एनर्जी फोटोन की टर्म्स में इमिट हो रही है। किस तरह? कुछ इस तरह की, जो हायर ऑर्बिट की एनर्जी है उसको हम लोअर ऑर्बिट की एनर्जी से सबट्रैक्ट करेंगे तो हमें एक एनर्जी मिलेगी, और वो किसके इक्वल होनी चाहिए? एच न्यू के। एच क्या है? प्लांक कांस्टेंट। और ये न्यू क्या है? न्यू बोलते हैं इसको
ये होती है फ्रीक्वेंसी किसकी, जो एनर्जी इमिट हुई है, जिस फोटोन की हम बात कर रहे हैं उस फोटोन की फ्रीक्वेंसी। ओके, इसको हम सी और लैम्डा की टर्म्स में भी लिख सकते हैं। लैम्डा क्या होता है, वेवलेंथ ऑफ फोटोन, और सी स्पीड ऑफ लाइट, जो कि फिक्स होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, तो यहाँ पर ये पॉइंट समझ में आया कि हाँ ऐसा पॉसिबल है कि इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी को थोड़ा कम कर दे और फिर वो अपने से छोटी ऑर्बिट में चला जाए। अब वो हम कैसे निकाल सकते हैं, इसकी हेल्प से निकाल सकते हैं। न्यू की टर्म में कोई जानना चाहता है तो ये यूज कर लो, लैम्डा की टर्म में जानना चाहता है तो न्यू को इससे रिप्लेस कर दो। सॉरी, ये सी बाय लैम्डा आएगा यहाँ पर, इससे रिप्लेस कर दो। ओके, बात करें इनकी एसआई यूनिट्स की, तो लैम्डा वेवलेंथ होती है, एक लेंथ होती है, और लेंथ की एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर। न्यू फ्रीक्वेंसी होती है, इसकी एसआई यूनिट हो जाएगी सेकंड इनवर्स। और इससे आप बता सकते हो कि अगर आप टाइम की बात करो और फ्रीक्वेंसी में रिलेशन जानना चाहते हो तो वो क्या होती है, 1/t, है ना। इसकी यूनिट सेकंड आएगी और ऊपर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगी, सेकंड इनवर्स। तो ये एक रिलेशन है। नेक्स्ट हम यहाँ पर पढ़ेंगे वेव नंबर। हमसे पूछा जा सकता है वेव नंबर के बारे में। वेव नंबर क्या होता है, अगर हम वेवलेंथ को रेसिप्रोकल की फॉर्म में लिख दें, मतलब 1/λ, हम 1/λ को स्टडी कर रहे हैं तो इसको हम बोलते हैं वेव नंबर। और रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, न्यू के साथ में एक बार यूज करते हैं। अब क्योंकि लैम्डा की यूनिट क्या है, मीटर, तो इस वेव नंबर की क्या हो जाएगी, मीटर इनवर्स। अब जैसे हमें रदरफोर्ड के मॉडल की हेल्प से कुछ एक्सप्रेशंस मिले थे जिनसे हम इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकाल सकते थे, रेडियस निकाल सकते थे उनकी ऑर्बिट की, वैसे ही बोहर मॉडल से भी हमें कुछ एक्सप्रेशंस मिलते हैं। तो क्या जो रदरफोर्ड की कैलकुलेशन थी वो गलत थी, नहीं गलत नहीं थी। बोहर ने उन्हीं कैलकुलेशंस को थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दिया। ओके, जो हमें वहां पर एक्सप्रेशंस मिले थे वो मास की टर्म्स में होते थे, चार्ज की टर्म्स में होते थे, और बिकॉज मास और चार्ज की वैल्यूज फिक्स होती है, साथ में कुछ और कांस्टेंट थे, तो बोहर ने उन सब कैलकुलेशंस को सिंप्लीफाई किया और फाइनली जो एक्सप्रेशंस दिए वो सिर्फ किस पर डिपेंड कर रहे थे, एन पर। और एन क्या है यहाँ पर, ऑर्बिट नंबर। मतलब उन्होंने बोला कि बस तुम ऑर्बिट को चेंज करो, ऑर्बिट नंबर को चेंज करो, तुम्हें डिफरेंट ऑर्बिट की डिफरेंट रेडियस की वैल्यूज मिल जाएंगी, साथ में एनर्जी की वैल्यूज भी मिल जाएंगी। ओके, तो देखते हैं क्या कुछ किया उन्होंने। अगर हम अब बात करें इलेक्ट्रॉन की तो हमें बताना पड़ेगा कि हम किस ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। ओके, सपोज हम nth ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, तो वहां पर जो nth ऑर्बिट है उसकी जो रेडियस है वो कितनी होगी, Rn इक्वल्स टू n² a0। यहाँ पर a0 की वैल्यू फिक्स है, कितनी होती है, 0.53 एंगस्ट्रोम। एंगस्ट्रोम मतलब ये हो जाएगा 10⁻⁻10 मीटर। ओके, ये हमने लिखे थे क्लास 11th के फर्स्ट चैप्टर में। अब अगर हम यहाँ पर n की वैल्यू को 1 प्लेस कर दे तो R1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a0। देखो जैसे जैसे n की वैल्यू चेंज होगी, यहाँ पर जो n ये लिखा हुआ है सबस्क्रिप्ट में, इसकी वैल्यू भी यहाँ पर चेंज करनी है। n इक्वल्स टू 1 की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, R1। ओके, अब यहाँ पर आ जाते हैं एनर्जी। हमें एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन की। अभी हमने बात की कि अगर हमें इलेक्ट्रॉन को फिफ्थ ऑर्बिट में रखना है तो जो उसकी एनर्जी है वो भी किसके इक्वल होनी चाहिए, जो फिफ्थ ऑर्बिट की एनर्जी है। तो ऐसे में हम इलेक्ट्रॉन की एनर्जी की बात करें जिस ऑर्बिट में वो है, या उस पर्टिकुलर ऑर्बिट की ही एनर्जी की बात करें, एक्सप्रेशन सेम रहेगा। और क्या होगा, -13.6 डिवाइडेड बाय n² eV। eV क्या है यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसको हम बोलते हैं। और इसको भी SI यूनिट की तरह ही कंसीडर किया जाता है। ये इक्वल होती है 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। ओके, अब जब SI यूनिट की तरह ही कंसीडर किया जाता है तो इसको डिफाइन ही क्यों किया, जूल तो था हमारे पास। देखो जब हम एटॉमिक लेवल पर बात करते हैं ना तो हमारे पास सारी वैल्यूज बहुत छोटी छोटी आती है,
वैसे ही एनर्जी की वैल्यू भी बहुत छोटी आएगी। लगभग सारी एनर्जी जो आपको मिलेगी वो किस ऑर्डर की मिलेगी, 10⁻⁻19 के ऑर्डर की। तो हमने बोला कि एक काम करते हैं, इस टर्म को फिक्स कर देते हैं। जैसे हमने बोला कि चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज है। तो उसको थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए हमने क्या किया, 1 से रिप्रेजेंट कर दिया। वैसे यहाँ पर ये भी है, इस टर्म को शॉर्ट में लिखने के लिए इसको हमने यहाँ पर 1 eV से रिप्रेजेंट कर दिया। ओके, रहेगी एसआई यूनिटी बट जूल से छोटी है। अब यहाँ पर नेक्स्ट आते हैं रिजल्ट्स पर, जो इन्होंने एक्सप्लेनेशन दी। ओके, फंडामेंटल पोस्टुलेट्स थे जो, और साथ में अब ये जो हमें एक्सप्रेशंस मिले, यहाँ से कुछ रिजल्ट्स आते हैं। क्या रिजल्ट्स हैं? फर्स्ट है, जैसे जैसे एन की वैल्यू बढ़ती है वैसे वैसे ई की वैल्यू भी बढ़ेगी। अब देखो, आप सीधा सीधा देखोगे तो ई एन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर एन इंक्रीज होगा तो ई डिक्रीज हो रहा होगा। लेकिन ये डिक्रीज भी किसमें हो रहा है, नेगेटिव में। और नेगेटिव में जब वैल्यूज कम होती जाती है तो हम बोलते हैं कि वैल्यूज इंक्रीज हो रही है। ओके, इसलिए हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि ई की वैल्यू इंक्रीज होगी विद एन। ओके, ये पॉइंट समझ में आया? अब यहां से हम कैसे इसको समझ सकते हैं कि हम किसी भी एटम की बात कर ले, उसकी जो आउटर मोस्ट, जो लास्ट ऑर्बिट होगी, उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, और जो फर्स्ट ऑर्बिट होगी, जो न्यूक्लियस के सबसे पास होगी, एटम के सबसे ज्यादा अंदर होगी, उसकी एनर्जी सबसे कम होगी। तो वहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे उनकी एनर्जी भी कम होगी। ओके ओके, सपोज हमने यहाँ पर एन की वैल्यू को इनफाइनाइट कर दिया। एन की ऑर्बिट नंबर हम कितना ले सकते हैं, मैक्स टू मैक्स इनफाइनाइट। ओके, अगर हम इनफाइनाइट रखें तो यहां पर जो ई है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसी की हेल्प से निकाल सकते हैं। एन को इनफाइनाइट रखेंगे तो ये हो जाएगा 0, 1/इनफाइनाइट मतलब 0। तो ये कितना आएगा, 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखो, हम एक ऐसी ऑर्बिट की बात कर रहे हैं जिसकी खुद की एनर्जी कितनी है, 0। तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन रखा जाएगा उसकी एनर्जी भी कितनी होनी चाहिए, 0। और अगर किसी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को 0 कर दिया गया है तो अब वो रेस्ट में है। रेस्ट में होने का मतलब वो अब रिवॉल्व नहीं करेगा। साथ में जो न्यूक्लियस का इफेक्ट है, उसके ऊपर इंपैक्ट हो रहा है, वो भी अब नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन उससे भी फ्री हो जाएगा। कैसा इंपैक्ट? न्यूक्लियस में होता है पॉजिटिव चार्ज, प्रोटॉन्स, और वो इलेक्ट्रॉन्स को, नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करके रखते हैं। तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन उस अट्रैक्शन से भी फ्री हो जाएगा। किस केस में? अगर वो इस ऑर्बिट में है तो। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है, अगर हम नॉर्मली टेम्परेचर की बात करें, रूम टेम्परेचर की। ओके, तो वहां पर जितने भी एटम्स हमें मिलेंगे उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो अपनी फर्स्ट स्टेट में आते हैं, अपनी फर्स्ट ऑर्बिट्स में रहते हैं। अगर ज्यादा है, फर्स्ट ऑर्बिट में नहीं आ पा रहे हैं, तो वो सेकंड थर्ड में चले जाएंगे। लेकिन अगर हम उनको बाहर से एनर्जी प्रोवाइड करा दे, अभी देखो एक सिचुएशन हमने देखी कि इलेक्ट्रॉन खुद ही लोअर एनर्जी वाली ऑर्बिट में जा रहा है, उसके लिए उसे अपनी एनर्जी कम करनी पड़ेगी, जो कि वो इजिली कर सकता है एनर्जी को इमिट करके। लेकिन अगर उसे हायर ऑर्बिट में जाना है तो वो खुद से नहीं कर पाएगा, बिकॉज उसे एनर्जी बाहर से चाहिए। वो अपनी एनर्जी को लॉस कर सकता है बट खुद से गेन नहीं कर सकता। तो यहाँ पर फिर हम क्या करेंगे, हम उसको एनर्जी प्रोवाइड करा सकते हैं, और ऐसे में वो एनर्जी लेकर वो कहाँ चला जाएगा, जिस स्टेट में अभी वो है उससे ऊपर वाले स्टेट में चला जाएगा। और ऊपर वाली स्टेट मतलब उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, तो हम यहाँ पर उसको क्या बोलेंगे, हायर एनर्जी स्टेट। हायर से लोअर में जाए या लोअर से हायर में, जब आप ये एक्सप्रेशन यूज करोगे आपको पहले कौन सी एनर्जी लिखनी है, हायर ऑर्बिट की एनर्जी, और देन लोअर ऑर्बिट की एनर्जी। ओके, और वो किसके इक्वल आएगी, उस एनर्जी की जो हमने प्रोवाइड की है। और उस प्रोवाइडेड एनर्जी को हम किसकी टर्म में लिख सकते हैं, अगेन एच न्यू की टर्म्स में लिख सकते हैं। न्यू क्या हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी ऑफ गिवन एनर्जी। अभी हमने किसकी बात की थी, फोटोन की, तो फोटोन की टर्म्स में भी हम उसको बता सकते हैं कि ये जो फ्रीक्वेंसी है वो किसकी है, फोटोन की है। ओके, नोट कर लीजिए। अब कुछ एनर्जी लेवल्स को देख लेते हैं। ये तो हम बात कर चुके हैं कि अगर हमारे पास
एन की कोई भी वैल्यू आ रही है तो वो हमें क्या बता रही है, ऑर्बिट नंबर। ओके, एन इक्वल्स टू 1 है तो फर्स्ट ऑर्बिट, 2 है तो सेकंड, थर्ड तो थर्ड ऑर्बिट, और ऑर्बिट और स्टेट में कोई डिफरेंस नहीं है। सिमिलरली लेवल में भी यहाँ पर कोई डिफरेंस नहीं है, तीनों एक ही चीज है। अब यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल सकता है कि वो बात कर रहे होंगे ग्राउंड स्टेट की, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की, सेकंड एक्साइटेड स्टेट की। तो आपको ध्यान रखना है, फर्स्ट ऑर्बिट या फर्स्ट स्टेट और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट दोनों डिफरेंट होती। जो हमारे पास पहली ऑर्बिट होगी उसको हम बोलते हैं ग्राउंड स्टेट, जिसकी एनर्जी सबसे कम होगी। और उसके बाद जब हम नेक्स्ट पर जाएंगे तो नॉर्मली हम उसे क्या बोलेंगे, सेकंड स्टेट। लेकिन जो हमारे पास फर्स्ट स्टेट थी, अगर वहां का कोई इलेक्ट्रॉन सेकंड में जाएगा तो उसके लिए वो कौन सी एक्साइटेड स्टेट होगी। एक्साइटेड मतलब क्या, कि कोई इलेक्ट्रॉन अपनी स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहा है और दूसरी में भी ऊपर वाली स्टेट में जा रहा है जिसकी एनर्जी ज्यादा है। तो सपोज वो फर्स्ट से कहां पर जा रहा है, सेकंड में, तो ये उसके लिए क्या हो गई, एक्साइटेड स्टेट। लेकिन कौन सी एक्साइटेड स्टेट, यहां से वो यहां पर गया है तो ये है उसके लिए पहली एक्साइटेड स्टेट। अब अगर वो फिर से जंप करना चाहे हायर ऑर्बिट में तो वो किस में जा सकता है, n इक्वल्स टू 3 में, इस वाली ऑर्बिट में या इस वाली स्टेट में। अब ये उसके लिए कौन सी स्टेट हो गई, कौन सी एक्साइटेड स्टेट हो गई, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। नॉर्मली अगर आप देखोगे तो क्या है, थर्ड स्टेट। लेकिन जब हम एक्साइटेड की टर्म्स में बात करेंगे तो ये वाली क्या होगी, सेकंड, और ये वाली क्या होगी, थर्ड। ओके, तो ये जो एक्साइटेड वाली जो टर्म्स आ रही है ये किसके रेफरेंस में आ रही है, एक इलेक्ट्रॉन के रेफरेंस में आ रही है, जो इनिशियली कहां पर था, मान के चल लो कि वो फर्स्ट स्टेट में था, मतलब n इक्वल्स टू 1 वाली ऑर्बिट में था। अब वो हायर में जाना चाहता है, मतलब 2 3 4 5। तो जब वो जाना चाहेगा तो उसके लिए सबसे पहले वो कहां पर जाएगा, ये सीढ़ियों की तरह है, वो डायरेक्ट हम मान के चल रहे हैं वो फोर्थ या फिफ्थ में नहीं जा सकता, उसके पास सिर्फ इतनी एनर्जी है कि वो सेकंड में जा सकता है। तो सेकंड वाली ऑर्बिट या सेकंड वाली स्टेट उसके लिए क्या है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड तो सारी है ना, वो 2 में जाए, 3 में जाए, 4 में जाए, सब एक्साइटेड स्टेट है। लेकिन 2 कौन सी है, फर्स्ट वाली, 3 कौन सी है, सेकंड वाली। ओके, अब वो जाएगा किसमें, जितनी उसको एनर्जी मिल जाएगी वो उस स्टेट में चला जाएगा। अगर आपने सिर्फ इतनी एनर्जी दी कि वो सेकंड तक जा सकता है तो सेकंड तक जाएगा। अगर एक ही बार में आपने इतनी एनर्जी दे दी कि वो फिफ्थ तक चला जाए तो वो वहां भी चला जाएगा। ओके, तो ये टर्म्स आपको याद रखनी, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट, अभी हमने यहाँ पर ये वाली इक्वेशन देखी है। ओके, और ये हम 2 बार देख चुके हैं। एक बार जब हम एक्साइटेड स्टेट की बात कर रहे थे कि इलेक्ट्रॉन अपनी एक्साइटेड स्टेट में जाता है, और दूसरा जब वो एनर्जी को इमिट करके अपनी लोअर स्टेट में जाता है। ओके, सेम एक्सप्रेशन हम दोनों स्टेट में अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान क्या रखना है कि पहले हायर वाली एनर्जी को लेना है, उसके बाद लोअर। कैसे पता चलेगा कौन हायर है कौन लोअर है, सपोज इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में जा रहा है, किसकी एनर्जी ज्यादा होगी, जिसका ऑर्बिट नंबर ज्यादा है, तो इसकी एनर्जी ज्यादा होगी और इसकी एनर्जी कम होगी। ओके, इतना क्लियर है। अब यहां से जब हम इस ट्रांजिशन को देख रहे हैं 3 to 2, तो मतलब यहाँ पर क्या हो रहा होगा, एनर्जी को इमिट किया होगा इलेक्ट्रॉन ने, क्योंकि अपने से कम एनर्जी वाली ऑर्बिट में जाना चाहता है, और उसके बाद उसने ट्रांजिशन किया होगा। अब इसमें लोअर कौन सी स्टेट होगी और हायर कौन सी होगी, जिसका नंबर ज्यादा है वो हायर है। ओके, तो इसको हम NH बोल सकते हैं, मतलब हायर ऑर्बिट, और लोअर ऑर्बिट कौन सी हो जाएगी, 2। सिमिलरली अगर कोई इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जा रहा है, सपोज 2 से 5 में जा रहा है, किसकी एनर्जी ज्यादा होगी, 5 वाली ऑर्बिट की। तो यहां पर अगर हम बात करें हायर ऑर्बिट कौन सी होगी, 5, और लोअर ऑर्बिट 2। इनिशियली वो कहां पर था, फाइनली वो कहां पर है, ये देखकर आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर इमिशन हो रहा है एनर्जी का, या फिर वो एब्जॉर्ब करके एक्साइटेड स्टेट में जा रहा है। जब आप एक्सप्रेशन को अप्लाई करोगे तो आपको क्या ध्यान रखना है कि कौन सी लोअर स्टेट है और कौन सी हायर स्टेट है। ओके, हायर माइनस लोअर करना है। ओके, अब यहाँ पर
इन फॉर्म्स में वो हमको लैम्डा की वैल्यू पूछ लेते हैं, मतलब वेवलेंथ पूछ लेते हैं। वेवलेंथ किसकी बात हो रही है? अगर यहाँ पर इमिशन हो रहा होगा तो जो फोटोन इमिट हो रहा है उसकी वेवलेंथ क्या है, ओके। और अगर वो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है, इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है, तो उस एनर्जी की वेवलेंथ क्या है? दोनों तरह से क्वेश्चन आ सकता है। और एज अ इंफॉर्मेशन वो आपको सिर्फ क्या देंगे? ऑर्बिट नंबर। तो वेवलेंथ और ऑर्बिट नंबर के बीच में जो रिलेशन है सिचुएशन में वो क्या आ जाएगी? ये यहाँ पर भी आपको सेम चीज करनी है। जो लोअर ऑर्बिट है और जो हायर ऑर्बिट है उनको देख लेना है, उसके बाद पहले लोअर ऑर्बिट को रखना है, उसके बाद हायर को। यहाँ पर क्या रख रहे थे? पहले हायर। यहाँ पर क्या रखनी है? पहले लोअर। बिकॉज जब आप यहाँ पर 1 बाय लोअर करोगे तो वो हायर हो जाएगी, और 1 बाय हायर करोगे तो वो लोअर हो जाएगी, है ना। बड़ी वैल्यू को रेसिप्रोकल में लेके जाओगे तो ओवरऑल छोटी वैल्यू आएगी। अब अगर वो आपसे वेवलेंथ ना पूछ कर क्या पूछ रहे हैं? फ्रीक्वेंसी। तो आपको क्या करना है? सेम रिलेशन को यूज करना है, ओके। और यहाँ पर 1/λ की वैल्यू रख देनी है। तो ये कितना आ जाएगा? ये क्या चेंज हुआ है? ये जो ब्रैकेट के बाहर है सिर्फ यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हुआ है। अब देखो यहाँ पर z² आता है। z क्या है यहाँ पर? एटॉमिक नंबर। जिस एटम के इलेक्ट्रॉन्स की आप बात कर रहे हो उसका एटॉमिक नंबर। अब क्योंकि हम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं? फॉर हाइड्रोजन एटम। तो हाइड्रोजन एटम के लिए z कितना हो जाएगा? 1। तो यहाँ पर z² लिखने की जरूरत नहीं है ना। ये 1 हो जाएगा, वैल्यू में पता है। इन जनरल अगर हमें कोई और सिचुएशन दे दी जाए, ओके, तो वहां पर जो ये z की वैल्यू ये चेंज हो सकती है, इसलिए आप z² को रखते हुए इस फॉर्मूला को याद कीजिए, ओके। सिमिलरली यहाँ पर भी z² किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एटॉमिक नंबर को। बात करें r और c की, c हम अभी देख भी चुके हैं। c क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट, जो कि सेम रहती है, कांस्टेंट होती है, ओके। कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। r क्या है? r एक कांस्टेंट होता है जिसे क्या बोलते हैं? रेडबर्ग कांस्टेंट, ओके। और इसकी वैल्यू क्या होती है? दिस यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर इनवर्स, ओके। ये वैल्यूज आपको याद रखनी है। हम 3 कांस्टेंट पढ़ चुके हैं, एक स्पीड ऑफ लाइट, दूसरा रेडबर्ग कांस्टेंट, और एक और हमने पढ़ा है अभी प्लैंक कांस्टेंट, जिसको हम कैपिटल H से रिप्रेजेंट करते हैं। देखो यहाँ पर ना, ये अगर आपको कंफ्यूजन हो तो इसको कैपिटल H कर लेना, ठीक है। ये यहाँ पर प्लैंक कांस्टेंट नहीं है, ओके, बिकॉज ये आपको कंफ्यूजन हो सकता है, तो इसको आप कैपिटल H रख लेना। ये प्लैंक कांस्टेंट है। ये कैपिटल H रिप्रेजेंट करने के लिए किसको? हायर ऑर्बिट को, ओके। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी। अब ये क्या होती है? सपोज हमें बोला गया है कि एक एटम है और इसे आपको आयनाइज करना है, ओके। आयनाइज करना है, और कौन से स्टेट को करना है? nth स्टेट को करना है। उन्होंने स्टेट भी बता दी और एटम भी बता दिया कि कौन सा लेना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें उस स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी को फाइनली 0 करना पड़ेगा। nth स्टेट में इलेक्ट्रॉन है तो उसकी अभी कुछ एनर्जी होगी, कितनी होगी? -13.6 n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ओके। अब हम क्या बोल रहे हैं? ये तो इनिशियली है, अभी जब वो इस स्टेट में है। एटम को nth स्टेट में आयनाइज करने के लिए हमें इस स्टेट के इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को क्या करना पड़ेगा? 0। दैट्स मीन फाइनली इसकी एनर्जी कितनी होनी चाहिए? 0। और ऐसा करने के लिए हमें जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी उसको हम बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी, ओके। तो क्या करेंगे? आयनाइजेशन एनर्जी हमें चाहिए, तो फाइनली तो कितना होना चाहिए? 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इनिशियली जो भी उसके nth ऑर्बिट में एनर्जी है, ओके। सब्ट्रैक्ट करेंगे, En की वैल्यू प्लेस करेंगे,
तो ये कितना आ जाएगा 13.6 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर। ओके, तो अगर हम किसी एटम को आयनाइज करना चाहते हैं तो उसके इलेक्ट्रॉन की जितनी भी एनर्जी है उसकी पॉजिटिव अमाउंट उसको प्रोवाइड करा देंगे। ओके, और जब उसकी टोटल एनर्जी 0 हो रही है तो इसका मतलब क्या है कि वो अब रेस्ट में आ चुका है, उस पर न्यूक्लियस का जो भी पॉजिटिव चार्ज है कोई इम्पैक्ट नहीं डाल रहा है। ओके, वो पूरी तरह से फ्री हो चुका है। और इसके लिए जो हम एनर्जी की रिक्वायरमेंट है उसको हम क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी। नोट कर लीजिए। अब एटॉमिक स्पेक्ट्रम क्या होता है, देखो हम किसी भी एलिमेंट की बात करें वो या तो कुछ एनर्जी को इमिट कर सकता है या फिर उसको एब्जॉर्ब कर सकता है। और जब वो इमिट करेगा एब्जॉर्ब करेगा तो हम उसे पर्टिकुलरली एनर्जी ना बोलकर रेडिएशन बोलते हैं। ओके, रेडिएशन भी एनर्जी की ही एक फॉर्म होती है जो जिसको ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती। ओके, अब ये जो रेडिएशन इमिट हो रहा है या एब्जॉर्ब हो रहा है, ये जो नेचर है ये हर एलिमेंट अपनी अपनी शो करता है, सबकी यूनिक होती है। अब कौन कौन सा रेडिएशन एब्जॉर्ब या इमिट कर रहा है वो क्या हम जान सकते हैं? हाँ, हम जान सकते हैं, क्योंकि हर रेडिएशन की अपनी एक फिक्स फ्रीक्वेंसी और फिक्स वेवलेंथ होती है। तो यहाँ पर जब हम रेडिएशन की बात करेंगे, जो फ्रीक्वेंसीज हैं, जो वेवलेंथ्स हैं, वो उनके एड्रेस की तरह वर्क करेगी कि इसका ये फिक्स एड्रेस है। ओके, और अगर आपको ये एड्रेस मिल रहा है दैट्स मीन आप इस रेडिएशन की बात कर रहे हो। ओके, तो उनकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के अकॉर्डिंग हमें पता चल जाएगा कि हम किस रेडिएशन की बात कर रहे हैं। ओके, अब सपोज हम हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं और इसने कुछ एनर्जी को इमिट किया है इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, तो उसमें हमें कुछ रेडिएशन मिले और उन सब रेडिएशन को हमने या तो वेवलेंथ की टर्म्स में या फिर फ्रीक्वेंसी की टर्म्स में एक ऑर्डर में प्लेस कर दिया। अब ये जो ऑर्डर में प्लेस करने के बाद हमें अरेंजमेंट मिला है, जो एक रेंज मिली है, उसको हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम। ओके, अब जब हम इमिशन की बात करते हैं, इमिशन स्पेक्ट्रम या एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, इनमें दोनों में डिफरेंस क्या होता है? बिकॉज स्पेक्ट्रम तो ये हो गया कि ठीक है, हमें जो भी रेडिएशन मिले हैं उनको हमने एक ऑर्डर में प्लेस कर दिया, ये जो रेंज हमें मिली उसको हमने स्पेक्ट्रम कह दिया। लेकिन इमिशन और एब्जॉर्प्शन में क्या डिफरेंस होगा? इमिशन में हमें वहां पर जो रेडिएशन है वो प्रेजेंट दिखाई देगा। ओके, वो वहां पर प्रेजेंट होगा। एब्जॉर्प्शन में क्या होगा? हमें बहुत सारी लाइट दिख रही है लेकिन उसमें से कुछ लाइट मिस है, या हमें बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ्स और फ्रीक्वेंसीज का रेडिएशन मिल रहा है लेकिन उसमें से कुछ मिस है, कुछ ब्लैक लाइंस मिल रही है। जब वहां पर कोई रेडिएशन नहीं होगा वो या वो एब्जॉर्ब हो चुका होगा तो हमें ब्लैक कलर दिखाई देता है। ओके, तो जब वहां पर हम इन ब्लैक कलर के रेडिएशंस को स्टडी कर रहे हैं तो हम बोलते हैं कि हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की बात कर रहे हैं। और जो वहां पर प्रेजेंट है, जब हम उनकी बात करते हैं तो हम बोलते हैं कि हम इमिशन स्पेक्ट्रम की बात कर रहे हैं। ओके, अब क्योंकि हम यहाँ पर किस पर फोकस कर रहे हैं, हाइड्रोजन एटम पर, तो इसमें भी देखा गया कि किस तरह का स्पेक्ट्रम शो कर सकता है, और देखा यह गया कि एक इमिशन स्पेक्ट्रम को रिप्रेजेंट करता है। ओके, अब इस स्पेक्ट्रम को हमने 5 सीरीज में क्लासिफाई कर दिया। ओके, इन 5 सीरीज के नाम क्या क्या हैं? लाइमन, बामर, पाश्चन, ब्रैकेट और फोन। लाइमन सीरीज में हमें जो रेंज मिलती है, जो हमें रेडिएशन मिलता है, उसकी अगर हम रेंज देखें कि कहां से कहां तक की आएगी, तो वो हमें मिलती है अल्ट्रावायलेट जो रेज होती है उस रेंज में। जितने भी रेडिएशन आएंगे वो सब अल्ट्रावायलेट रेंज में लाई करते हैं, मतलब उन सबको अल्ट्रावायलेट रेडिएशन बोला जा सकता है। बामर की बात करें तो वहां हमें जो रेडिएशन मिलता है उसको हम विजिबल या फिर लाइट बोल सकते हैं। विजिबल रेडिएशन या फिर लाइट, अब जरूरी नहीं है विजिबल रेडिएशन में जितनी वेवलेंथ आएगी हमें सब मिलेगी, लेकिन जो मिल रही है वो विजिबल रेडिएशन में ही आती है, उसी में काउंट होती है। ओके, पार्शन में ये इंफ्रारेड में आ जाएगी, ब्रैकेट ये भी इंफ्रारेड में आ जाएगी, और फुन ये फार इंफ्रारेड में आ जाएगी। रेडिएशन स्पेक्ट्रम, ओके, और ये अल्ट्रावायलेट रेज, विजिबल रेज, जिसको हम और क्या बोलते हैं, लाइट भी बोलते हैं, ये सब हम एक चैप्टर में पढ़ते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में। ओके,
अब यहाँ पर हम बिकॉज ट्रांजिशन पर फोकस कर रहे हैं, इसीलिए हम इस स्पेक्ट्रम को यहाँ पर पढ़ रहे हैं, बिकॉज ये स्पेक्ट्रम भी ओवरऑल हमें कब मिलेगा, जब ट्रांजिशंस होंगे। अगर कोई एलिमेंट हमें दिखाई दे रहा है कि वो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम रिप्रेजेंट कर रहा है या इमिशन रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वहां पर उसके इलेक्ट्रॉन्स कुछ ट्रांजिशंस कर रहे होंगे। अब या तो वो एनर्जी को इमिट कर रहे होंगे या फिर एब्जॉर्ब, क्योंकि यहाँ पर इमिशन स्पेक्ट्रम मिल रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स लाइट को इमिट कर रहे होंगे। ओके, लेकिन इमिट करके कहाँ से कहाँ पर जा रहे होंगे। जब हम लाइमन की बात करते हैं तो हमें जो इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे वो फर्स्ट ऑर्बिट में मिलेंगे, लेकिन फाइनली इनिशियली वो कौन सी ऑर्बिट में थे हमें नहीं पता। वो सेकंड में हो सकते हैं, थर्ड में हो सकते हैं, फिफ्थ में हो सकते हैं, ओके, और इनफाइनाइट में भी हो सकते हैं। ओके, तो इनिशियली वो किसी में भी हो सकते हैं, लेकिन जब वो ट्रांजिशन करके आएंगे, इमिशन करके आएंगे किसमें, फर्स्ट ऑर्बिट में, तो हम उसको कैटेगराइज करेंगे किसमें, लाइमन में। हमें जो रेडिएशन मिलेगा वो कहां पर आएगा, लाइमन सीरीज में और अल्ट्रावायलेट रेंज में। ओके, बात कर ले बामर की, तो यहाँ पर 3 से या 4 से या 5 से या किसी भी अपर लेवल से जो इलेक्ट्रॉन है वो कहां पर आ सकता है, सेकेंड ऑर्बिट में या सेकेंड स्टेट में, फर्स्ट में नहीं जा सकता है। अगर वो फाइनली सेकेंड ऑर्बिट में है तो ही हम उसको क्या बोलेंगे कि ये बामर सीरीज वाला ट्रांजिशन है, और ये किस में लाई कर रहा है, विजिबल में। ओके, यहाँ पर इनिशियल स्टेट क्या हो सकती है उसकी, कुछ भी हो सकती है, लेकिन 4 टू इनफाइनाइट, लेकिन फाइनली क्या होनी चाहिए, थर्ड। नेक्स्ट फाइनली फोर्थ होनी चाहिए। नेक्स्ट जब हम फुंड की बात करेंगे फाइनली फिफ्थ होनी चाहिए। देन हमें जो यहाँ पर रेंज मिल रही होगी, जो रेडिएशन मिल रहा होगा, वो किस रेंज में आ रहा होगा, फार इंफ्रारेड, और इस सीरीज को हम क्या बोल रहे होंगे, फुंड। अब यहाँ से आपके पास जो क्वेश्चन आएंगे उसमें क्या पूछ सकते हैं, वो सिंपली आपसे पूछ सकते हैं कि लाइमन के लिए जो ट्रांजिशन होंगे वो कौन कौन से ट्रांजिशन पॉसिबल हो सकते हैं, या जो लाइमन सीरीज है वो किस रीजन में या किस रेंज में लाई करती है। दूसरे जो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो आपको इन टर्म्स को देंगे। सपोज बामर सीरीज है, बामर सीरीज के लिए जो लास्ट लाइन की वेवलेंथ होगी, या उसको बोल सकते हैं मिनिमम वेवलेंथ या फिर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, वो क्या होगी, किसके लिए, बामर के लिए। या सेम चीज पूछ सकते हैं वो ब्रैकेट या फुंड के लिए। तो एक टाइप का ये क्वेश्चन हो गया। अब पता कैसे चलेगा, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ तब मिलेगी जब इनिशियली इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट पर होगा। ओके, लाइमन की बात कर रहे हैं तो फाइनली वो कहां पर होना चाहिए, फर्स्ट में। बामर की बात कर रहे हैं तो वो फाइनली सेकंड में होना चाहिए, लेकिन इनिशियली कहां होना चाहिए, इनफाइनाइट पर होना चाहिए। जब वो इनफाइनाइट से आएगा तो हमें क्या मिलेगी, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मिलेगी, हम किसी भी सीरीज के लिए जब निकालेंगे। ओके, दूसरा मैक्सिमम वेवलेंथ, या फिर उसको बोल सकते हैं फर्स्ट लाइन। तो ये कब मिलेगी, तो फर्स्ट लाइन कब मिलेगी, देखो फाइनली तो ये फिक्स है। ओके, लाइमन के लिए फर्स्ट होना चाहिए, बामर के लिए सेकंड, ये सब फिक्स है। अगर हम लाइमन की बात कर रहे हैं और फर्स्ट लाइन चाहते हैं तो इलेक्ट्रॉन को कहां से आना पड़ेगा, सेकंड ऑर्बिट से। अगर वो थर्ड ऑर्बिट से आएगा देन हमें बामर के केस में क्या मिलेगी, फर्स्ट लाइन। पास्टन के लिए उसे 4 से आना पड़ेगा, ब्रैकेट के लिए फिफ्थ से। मतलब जो पहला ट्रांजिशन वो कर सकता है उसी को हम फर्स्ट वेवलेंथ बोलेंगे, और वो सबसे मैक्सिमम आप बोल सकते हो, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ बोल सकते हो। ओके, तो इनफाइनाइट वाले केस में हमें क्या मिलेगी, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, और यहाँ पर मैक्सिमम या लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। अब देखो ये सिर्फ वेवलेंथ के केस में है, अगर वो आपसे फ्रीक्वेंसी पूछ ले, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी या स्मॉलेस्ट फ्रीक्वेंसी, तो वो कैसे बताओगे। जो फ्रीक्वेंसी है और वेवलेंथ है, इनके बीच में जो रिलेशन होता है वो क्या है, ये एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जब हम बात कर रहे हैं शॉर्टेस्ट वेवलेंथ की, यहाँ पर हमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी मिलेगी। ओके, और यहाँ पर हमें मिनिमम फ्रीक्वेंसी मिलेगी। ओके, तो ये यहाँ पर रिवर्स हो जाएंगे केस। ये हमने किसके लिए लिखा है, वेवलेंथ के लिए। जब हम फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे तो वो उसका रिवर्स हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे,
लैम्डा निकालना हो या फिर फ्रीक्वेंसी, एक्सप्रेशन तो चाहिए, तो हम ये वाला एक्सप्रेशन यूज करेंगे। ओके, लोअर यहां पर देख लेते हैं कहां से कहां पर आ रही है। 2 to 1 आएगी, 3 to 1 आएगी, 4 to 1 आएगी। इनमें से कोई भी वैल्यू ले, इसकी कंपैरिजन में वो हायर है, मतलब ये सब हायर को रिप्रेजेंट कर रही है और ये लोअर को। सिमिलरली यहाँ पर ये भी किसको रिप्रेजेंट कर रही है, हायर को, और ये लोअर को। सेम सिचुएशन है, नोट कर लीजिए। अब ये सब बातें हम कर चुके हैं। अब बोहर और रदरफोर्ड दोनों का मॉडल हम पढ़ चुके हैं। रदरफोर्ड का क्यों फेल हुआ था, कहां पर वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, वो हम देख चुके हैं। बोहर मॉडल में क्या ड्रॉबैक हमें मिलती है कि बोहर मॉडल सिर्फ उन एटम्स को एक्सप्लेन कर सकता है जिनके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, जैसे हाइड्रोजन। और आपने देखा भी होगा अभी हमने जितना भी डिस्कशन किया वो सिर्फ किसके लिए किया, हाइड्रोजन एटम के लिए, जिसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है। अगर हम यहाँ पर हीलियम की बात करें, हीलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। न्यून की बात करें, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। ओके, अगर हम लिथियम की बात करें तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन। और इनमें से किसी को भी जो बोहर है या बोहर मॉडल है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा। हाँ, अगर हम सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की बात करें, सपोज हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन थे, उसमें से हमने एक को निकाल दिया, तो हमारे पास क्या बचा, हीलियम आयन, जिसको हम इससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इसको हम एक्सप्लेन कर देंगे बोहर मॉडल से। सिमिलरली ये लिथियम एटम था, अगर हमने उसके 2 इलेक्ट्रॉन्स को निकाल दिया तो ये क्या बन गया है, लिथियम +2 आयन। ओके, अब इसको भी हम बोहर मॉडल से एक्सप्लेन कर सकते हैं क्योंकि अब इसके पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन बचा है। क्वेश्चन है हमारे पास, द रेडियस ऑफ इनर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ अ हाइड्रोजन एटम इज 5.3 × 10⁻11 मीटर। इनर मोस्ट ऑर्बिट की रेडियस, मतलब ये किसकी बात कर रहे हैं, n = 1 की, तो ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, r1 की। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, थर्ड ऑर्बिट के लिए जो रेडियस है, और इसको हम कैसे निकाल सकते हैं, फ्रॉम r = n² ओके। n कितना है, यहाँ पर थर्ड की बात कर रहे हैं तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, a0 9 a0। a0 क्या है यहाँ पर, देखो वैसे तो ये फिक्स होती है और हमने इसकी वैल्यू लिखी भी है, लेकिन इन्होंने क्या किया हुआ है, ये दिया भी है। और अगर हम इसको किसकी टर्म्स में लिखे, इस फॉर्मूले की टर्म्स में, तो ये कितना हो जाएगा, a0, बिकॉज n की वैल्यू कितनी है, 1। तो यहाँ पर जो r1 की वैल्यू दी हुई है वही किसकी वैल्यू आ जाएगी, a0 की। ओके, तो उसको यहाँ पर प्लेस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, आंसर। ओके, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन है हमारे पास, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मूविंग इन एन ऑर्बिट ऑफ अ हाइड्रोजन एटम इज 1.5 h/pi। द एनर्जी इन दिस सेम ऑर्बिट इज, हमें क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए सेम ऑर्बिट की। ऑर्बिट के बेस पर हम जो एनर्जी निकालते हैं वो किस में निकालते हैं, बोहर मॉडल में निकालते हैं। ओके, और ये कितनी हो जाती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें पहले क्या चाहिए, n चाहिए। वो कैसे आएगा, देखो इन्होंने दिया है और एक्चुअली में होता कितना है या होना कितना चाहिए। ओके, इसको यहाँ पर कंपेयर करेंगे, कितना आ जाएगा, 1.5 h/pi। तो यहाँ पर ये जो 1.5 है ये किसकी वैल्यू दी है, n/2 की। और n की अगर हमें वैल्यू चाहिए तो क्या करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, 3 और 3.0। तो ऑर्बिट नंबर हमें मिल गया। क्या करेंगे, फ्रॉम 1 E3 की वैल्यू हमें निकालनी है, 3 का स्क्वायर
ओके, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन है हमारे पास, द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ अ हाइड्रोजन एटम इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। किसकी एनर्जी दी हुई है? E1 की। कितनी है? -13.6। ओके, द एनर्जी नीडेड टू आयनाइज द हाइड्रोजन एटम फ्रॉम इट्स सेकंड एक्साइटेड स्टेट विल बी। देखो, ये जो ग्राउंड स्टेट है, ये किसकी बात कर रहे हैं? n=1 की। अब ये बात कर रहे हैं एक्साइटेड स्टेट की, तो यहां पर हम लिख लेते हैं पहले। एक्साइटेड स्टेट कब मिलेगी? जब इलेक्ट्रॉन 1 से 2 में जाएगा। तो ये इसकी कौन सी होगी? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, क्योंकि वो किस में है? अभी 1 में है। जब वो 2 से 3 में जाएगा तो हमें क्या मिलेगी? सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। तो मतलब जिस सिचुएशन की ये बात कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग जब इलेक्ट्रॉन किस में है? n=3 में, हम उसको क्या बोल सकते हैं? सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। ओके, इस स्टेट में उसकी एनर्जी कितनी होगी? -13.6, और ये हो जाएगा। ओके, इसकी कंपेयर में रखोगे तो ये कितना आएगा? E1/9। ओके, अब ये हमसे जानना क्या चाहते हैं? आयनाइजेशन एनर्जी। क्या एक्सप्रेशन हमने देखा था अभी यहाँ पर? यहाँ पर ये किस एन की बात कर रहे हैं? जिसमें ये उसको आयनाइज करना चाहते हैं। किस स्टेट में आयनाइज करना चाहते हैं? सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में। और ये वाली कौन सी स्टेट है इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग? 3। तो ये यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं? और ये कितना हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, क्वेश्चन है हमारे पास, द टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट ऑफ एन एटम इज -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, किस ऑर्बिट की ये बात कर रहे हैं? निकाल सकते हैं किससे? -13.6/n² वाला फॉर्मूला अप्लाई करके। बट ये हमसे जानना क्या चाहते हैं? काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। कैसे निकाले? सिर्फ ये इंफॉर्मेशन है। तो हमारे पास होता है कि अगर हम टोटल एनर्जी का मॉडुलस ले लें तो हमें क्या मिल जाएगी? काइनेटिक एनर्जी। दैट्स मीन दिस इज द वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी, अगर हम टोटल एनर्जी का 2 टाइम्स कर दे, मॉडुलस नहीं लेना है इस बार, सिर्फ 2 टाइम्स करना है, तो हमें क्या मिल जाएगी? टोटल पोटेंशियल एनर्जी। ओके, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन है हमारे पास, इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन द बामर सीरीज इज लैम्डा, द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन द ब्रैकेट सीरीज इज। देखो, बामर सीरीज कौन सी होती है? जिसमें हमारे पास जो फाइनली स्टेट है वो क्या होती है? 2, और बामर में 4। ओके, ये किसके लिए है? और ये ब्रैकेट सीरीज के लिए। अब ये बात कर रहे हैं शॉर्टेस्ट वेवलेंथ की, और दोनों के ही केस में जब हम शॉर्टेस्ट वेवलेंथ की बात करेंगे तो एन इनिशियल कितना होना चाहिए? इनफाइनाइट। ओके, तो अप्लाई करते हैं 1 बाय 1। 4 बामर, हायर कौन सी ऑर्बिट होगी? दोनों के ही केस में इनफाइनाइट जो इनिशियल वाली है वो हायर है, और लोअर जो फाइनल है वो लोअर है। जब बामर की हम बात कर रहे हैं तो इन्होंने शॉर्टेस्ट वेवलेंथ हमें दी हुई है, कितनी है? लैम्डा। तो इसको हम रखते हैं 1 बाय लैम्डा। आर कांस्टेंट है, ये हमारे पास आ जाएगा 2 का स्क्वायर
माइनस 1/इनफाइनाइट। 1/इनफाइनाइट 0 हो जाएगा, तो ये कितना आएगा? आगे इन्होंने क्या दिया है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ जानना चाहते हैं, किसकी? ब्रैकेट सीरीज की। तो निकाल लेते हैं। लैम्डा नोट रख लेते हैं और यहां पर r 4 स्क्वायर 16/r आया है और यही आंसर है। लेकिन अगर ऑप्शंस में आपको ये किस तरह दिया है लैम्डा की टर्म्स में, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको 4/r को क्या लिख सकते हैं, लैम्डा। तो ये आंसर है। ओके, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन है हमारे पास, गिवन दैट द वैल्यू ऑफ रिडबर्ग कांस्टेंट इज 10⁻7 मीटर इनवर्स, what will be the wave number of the last line of the Balmer series? तो r की वैल्यू हमें दी है 10⁻7 और बामर सीरीज की बात कर रहे हैं, दैट्स मीन फाइनल वैल्यू कितनी होनी चाहिए ऑर्बिट की, 2। और ये इनिशियल कौन सी होनी चाहिए, ये बात कर रहे हैं लास्ट लाइन की, तो ये होनी चाहिए इनफाइनाइट। इसके लिए हमें क्या चाहिए, वेव नंबर। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, 1/लैम्डा या फिर न्यू बार से। ओके, इसको बार बोलते हैं। तो सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 1/लैम्डा इक्वल्स टू r 1/लोअर स्टेट स्क्वायर हायर स्टेट का स्क्वायर, ये हो जाएगा 10⁻7 4/10⁻7। सॉरी, हमें क्या चाहिए, वेव नंबर, तो ये हो जाएगा 1/4 इंटू 10⁻7 मीटर इनवर्स। ओके, 1/लैम्डा को क्या रख दिया है, वेव नंबर, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है हमारे पास, क्वेश्चन है हमारे पास, सम एनर्जी लेवल्स ऑफ अ मॉलिक्यूल आर शोन इन द फिगर विद देयर वेवलेंथ्स ऑफ ट्रांजिशंस, देन व्हिच वन इज करेक्ट? रिलेशन है वेवलेंथ्स के बीच में, तो ये रिलेशन हमें निकालनी पड़ेगी, लेकिन कैसे निकाल सकते हैं? क्या हम यहाँ पर ऑर्बिट वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, एन वाला? नहीं, बिकॉज हमें ऑर्बिट नंबर नहीं पता है, लेकिन एनर्जी तो पता है। क्या होती है, हायर माइनस लोअर इक्वल्स टू एच न्यू, और एच न्यू को हम क्या लिखते हैं, hc/लैम्डा, जब हम लैम्डा की बात कर रहे होते हैं। ओके, एनर्जी पता है तो हम इस एक्सप्रेशन को यूज कर सकते हैं। ये किस किस के बीच में रिलेशन है, एनर्जी और वेवलेंथ। अब यहाँ पर अगर हम बात करें λ3 के लिए, अब देखो ये हमें पता है कि हायर जो ऑर्बिट होगी उसकी एनर्जी भी ज्यादा होगी। यहाँ पर सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी है, इसकी है। कैसे? जो नेगेटिव में छोटा होता है वो एक्चुअली में बड़ा होता है। ओके, तो ये सबसे हायर होगी, थोड़ा नीचे जाएंगे तो उससे कम ये, देन ये और देन ये सबसे लोएस्ट आएगी। ओके, लोएस्ट मतलब एक दूसरे के कंपैरिजन में सबसे कम है। जब हम λ3 की बात करते हैं तो हायर कौन है, ये, और लोअर कौन है, ये। तो यहाँ पर वैल्यूज रख लेते हैं, -2e -4e इक्वल्स टू hc/, वेवलेंथ कितनी दी है, λ3, जो हमें इस ट्रांजिशन में मिलने वाली है। कितना आ जाएगा, ओके। सिमिलरली किसके लिए निकाल सकते हैं, λ2 के लिए। कहां से कहां जा रहा है, यहां से यहां पर। अब इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं तो ये तो हायर है और ये वाली फिर लोअर आ जाएगी, तो ये रहेगा -2e इक्वल्स टू hc/λ2।
तो लैम्डा 2 कितना आ जाएगा, hc बाय e। सिमिलरली क्या चाहिए, लैम्डा 1। लैम्डा 1 कहां से कहां पर आ रही है, यहां से यहां पर। ओके, देखो सबसे हाईएस्ट तो ये है, उससे थोड़ा नीचे आएंगे देन ये होगी, और ये तो सबसे लोवेस्ट है ना, तो इन दोनों को अगर कंपेयर करेंगे तो ये हायर पर आ जाएगी और ये लोअर पर। तो यहाँ पर वैल्यू प्लेस करते हैं 5/2 e। ओके, अब देख लेते हैं रिलेशंस। लैम्डा 2 इज ग्रेटर देन लैम्डा 3। कोई रिलेशन हमें मिली है इसमें? हाँ है, लेकिन रिवर्स दिया हुआ है। ओके, तो ये दोनों ऑप्शंस तो नहीं है, इन दोनों में चेक कर लेते हैं। लैम्डा 1 और लैम्डा 2 में कौन ज्यादा है? लैम्डा 1 इज ग्रेटर देन लैम्डा 2, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ये वाला। ओके, तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर चेक करना चाहते हो तो कर सकते हो। रिलेशन चाहिए लैम्डा 2 और लैम्डा 3 में, तो क्या रिलेशन आएगी, यहाँ पर hc बाय e को आप क्या लिख सकते हो, लैम्डा 2 और डिवाइडेड बाय 2, तो ये कितना आ जाएगा, लैम्डा 2 इक्वल्स टू लैम्डा 3। ओके, नोट कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। लेकिन अगर आपके पास कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, या फिर आपको आईडीज मिल जाएंगी चैनल के होम पेज पर। सो थैंक यू एवरीवन, सी यू सून।